वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस अच्छी खबर के साथ कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 30वें टेस्ट मैच में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड की टीम दूसरे इनिंग्स में 112 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का हदफ मिला, जो पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड की जानिब से दिए गए 36 रन के हदफ के ताकुब में इनिंग्स पाकिस्तान साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने किया, लेकिन 14 के मजमूई स्कोर पर साइम अयूब जैक लीच की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 8 रन स्कोर किए थे। साइम के आउट होने के बाद शान मसूद विकेट पर आए और आते साथ ही 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए और फिर कौमी टीम के कप्तान ने छक्का लगाकर विनिंग शॉट खेला। उन्होंने 6 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाए। सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच, साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। मैच जीतने के बाद अहम सियासी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तान की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। दूसरी जानब रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद ने कहा है कि जीतने पर भी तनकीद कर रहे हैं तो अफसोस होगा। जीत का क्रेडिट पाकिस्तानियों को देना चाहता हूं। क्रिकेट गेम है, मैं और रिजवान अपने कुदरती गेम से मुख्तलिफ खेले। उन्होंने कहा है कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस टीम के लिए थी, परफॉर्मेंस टीम के लिए देनी है, इनफरादी तौर पर नहीं। ये दोनों पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। शान मसूद का कहना था कि खिलाड़ियों को बनाना है, सिलेक्शन में तसलसल चाहिए, टेस्ट मैच एक दिन में ख़त्म हो जाए परवाह नहीं, बस हमें जीतना चाहिए। दुख होता है कि जब पाकिस्तान मैच हारता है। कौमी टीम के कप्तान ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान की कप्तानी से बड़ा फ़ख्र कोई भी नहीं, लेकिन जिम्मेदारी है जिसको पूरा करना है। इंग्लिश टीम छोटी टीम नहीं है, कंडीशन के हिसाब से देखना है। स्पिनर्स भी पहली बार स्पेस कंडीशंस में बॉलिंग करवा रहे थे। मेरा हदफ है कि जैसी भी कंडीशंस हों, हमें पाकिस्तान के लिए मुस्बत रिजल्ट निकालना है। अब आपको बताएं कि जस्टिस याया आफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई, जहां सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ उठाया। तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और विफाकी वज़रा भी शरीक थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे। 26वीं आईनी तरमीम के निफाज के बाद पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया था। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के तीनों सतूनों की खुद मुख्तारी का असूल कामयाब हो। नए चीफ जस्टिस याया आफरीदी के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट एडिट कर दी गई है। काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस याया आफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान एडिट किया गया है। वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अब आपको बताएं कि ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस याया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अपना चैम्बर संभालते ही फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को तलब कर लिया है। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तब्दील, जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी से आउट, जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को तब्दील कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ज़िला लकी मरवत में 25 अक्टूबर को एक मस्जिद पर फितनतुल ख्वारिज के दहशत गर्दों ने नमाज मगरिब के वक्त हमला किया और फायरिंग शुरू कर दी, जहाँ कैडेट आरिफुल्लाह भी मौजूद थे और उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया और ख्वारिज का बहादुरी से मुकाबला किया। फायरिंग और लड़ाई के दौरान 19 साल कैडेट आरिफुल्लाह शहीद हो गए और मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए मौजूद बेगुनाह शहरियों की ज़िंदगी बचाई। ISPR ने बयान में कहा है कि मस्जिद में नमाज की हालत में नमाजियों पर हमला करने का ऐसा घिनौना और बुज़दिलाना फ़ेल इन ख्वारिज के अज़ाइम की अक्कासी करता है।
ایک نوجوان کیڈٹ کا یہ عمل دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کے جذبہ قربانی اور لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ نائک سیف علی شہید کا 76واں یوم شہادت۔ نائک سیف علی شہید جنجوا شہید نشان حیدر کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ آزاد کشمیر رجمنٹ کے سینئر بریگیڈیئر محمد ہارون اور بریگیڈیئر عثمان علی نے شہید کی قبر پر پھول رکھے۔ نائک سیف علی شہید نے 1948 کی کشمیر جنگ کے دوران پیر کلیوہ پہاڑی کا بہادری سے دفاع کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 2 ہفتے طویل مشق 13 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی، جس میں پاکستان آرمی کی اسپیشل فورسز اور روسی فوج کے 54 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایولیوشن لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ روسی سفیر البرٹ پی خوروف نے بھی تقریب کا مشاہدہ کیا۔ ISPR نے بتایا کہ تقریب کے دوران دونوں ممالک کی افواج نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اس مشق کا مقصد دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اور تکنیکیوں کو بہتر بنانا اور دونوں دوست ممالک کے درمیان فوجی تعلقات کو مزید فروغ دینا تھا۔ آگے بڑھیں، ہم آپ کو بتائیں کہ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن کے رخصت ہونے کے باعث کیس کی سماعت بغیر کارروائی 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس 2 میں فرد جرم ایک بار پھر مؤخر کر دی گئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن کے رخصت ہونے پر کیس کی سماعت بغیر کارروائی 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آئندہ سماعت پر بانی PTI اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اریالہ جیل میں گزشتہ پیشیوں پر بھی سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ وزیر بلدیات سندھ اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن سعید غنی نے کہا ہے کہ اس وقت پورا ملک 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اہم کردار پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن 28 اکتوبر بروز پیر کو شام 6 بجے مزار قائد کے VIP گیٹ کے باہر ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کر رہی ہے، جس میں کراچی بھر کے ذمہ داران، عہدیداران اور کارکنان اور کراچی کی عوام بھرپور شرکت کریں گے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی واحد سیاسی جماعت ہے جو عوامی مفاد کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ پاکستان جمہوریت انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کا پابند ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ کے اجلاس سے خطاب، کہا تنازعات کے حل میں دولت مشترکہ کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے علم کا سہارا لینا ہوگا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کو مضبوط عالمی مالیاتی ڈھانچے میں ڈھالنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ اب سازشیں سر نہیں اٹھا سکیں گی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے امید ہے اب پاکستان کو دوبارہ چور راستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی انتھک محنت سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر یقین رکھا ہے۔ نون لیگ نے لوڈ شیڈنگ ختم کر کے توانائی بحران پر قابو پایا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان بحرانی کیفیت سے نکل آیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بڑے ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ عام آدمی کی ضروریات کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خیال کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا ہے کہ ہر ادارے میں اصلاحات کی ضرورت رہتی ہے۔ 26ویں ترمیم معمول کی ترمیم تھی، اب 27ویں ترمیم بھی آئے گی۔ نئی ترمیم سے عدالتوں میں اصلاحات ہوں گی جس سے لوگ استفادہ کریں گے۔
गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान पहले है या कोई और चीज। जिन चीजों का ताल्लुक रियासत से हो उन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कामरान टेसूरी का कहना था कि हर इदारे में इस्लाहात की जरूरत रहती है। 26वीं तरमीम मामूल की तरमीम थी, अब 27वीं तरमीम भी आएगी। नई तरमीम से अदालतों में इस्लाहात होंगी जिससे लोग इस्तेफादा करेंगे। उन्होंने बताया कि लंदन आने का मकसद गवर्नर हाउस में IT की क्लासेस लेने वालों के लिए बिला मुआवजा दिए जाने वाले 1500 लैपटॉप्स देना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंतशार के कारकुनान ने वैन पर हमला उस वक्त किया जब मुल्जिमान को अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा है। हमला करने वाले खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के MPA लियाकत के साहबजादे समेत 5-4 अफराद को गिरफ्तार करके 2 गाड़ियां और 2 पिस्तौल कब्जे में ले लिए गए हैं। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट में। संजानी टूल प्लाजा पर कैदियों की गाड़ियों पर हमले से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कुछ देर कबल टूल प्लाजा पर कैदियों की वैनों पर हमला किया गया। हमला मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी गई, मगर पुलिस ने बहादुरी और दिलेरी के साथ मुकाबला किया और 19 मुल्जिमान के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार के कारकुनान ने यह हमला उस वक्त किया जब मुल्जिमान को अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा है। हमला करने वाले खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के MPA लियाकत के साहिबजादे समेत 5-4 अफराद को गिरफ्तार करके 2 गाड़ियां और 2 पिस्तौल कब्जे में ले लिए गए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार की एक तारीख रही है। 9 मई को फौज पर हमला और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। PTV पर इन्होंने हमला किया, पार्लियामेंट पर धावा बोला और कब्रें भी खोदी हैं। अता तारड़ ने कहा कि कैदी वैन में 82 मुल्जिमान सवार थे। संजानी के मुकाम पर जैसे ही गाड़ियों की रफ्तार आहिस्ता हुई तो जराइम पेशा अफराद और गैंग की सूरत में हमला किया गया। वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात के हमले से मुतालिक रद्द अमल को शर्मनाक करार दे दिया। उन्होंने बताया कि फरार होने वाले 19 कैदियों को दोबारा हिरासत में ले लिया गया है, जबकि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत ड्रामे कर रही है, क्योंकि अदालत ने डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के अरकान, सूबाई असम्बली, रेस्क्यू 1122 के एहलकार, पुलिस एहलकारों और कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया था। फिर इन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जा रहा था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के इलाके संजानी टूल प्लाजा के करीब PTI कैदियों की वैन पर हमले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद में कैदियों की वैन पर हमला विफाकी हुकूमत का ड्रामा है और ये ड्रामा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत ड्रामे कर रही है, क्योंकि अदालत ने डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली, रेस्क्यू 1122 के एहलकार, पुलिस एहलकारों और कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया था। फिर इन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जेल मुंतकली के दौरान तरनौल थाने के SHO ने खुद गाड़ी रुकवा कर शीशे तोड़े और हमारे गिरफ्तार कारकुनान MPAs गाड़ी के तारे खोलकर नीचे उतार कर खड़ा किया गया, जिसके बाद उनके फरार का ड्रामा रचाया गया। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात का ड्रामा रचाया गया। कश्मीरी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कश्मीरी कौम ने जिद्दोजहद आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का खिताब, कहा कश्मीरी अवाम कर्फ्यू में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पुलिस स्टेशन होने के बावजूद कश्मीरी अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन तक नहीं जा सकते। बुशरा बीबी के कान में इन्फेक्शन हो गया। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने उनके कान में इन्फेक्शन की तस्दीक करते हुए कहा कि आज बुशरा बीबी के मजीद टेस्ट होंगे। उन्होंने कहा कि रिहाई के बाद बुशरा बीबी के किसी से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। दूसरी जानिब इस हवाले से PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया था, लेकिन अब वो महफूज मकाम पर हैं। तोशाखाना की गाड़ियों के मामले पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर भी केस हैं, उन्हें भी जेल में होना चाहिए। उधर डॉलर्स की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। FIA ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 13,500 अमरीकी डॉलर बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे ने कराची के इलाके PCHS में
कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 13,500 अमरीकी डॉलर बरामद कर लिए। हुक्काम ने बताया कि मुलजिम गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स की खरीदो फरोख्त में मुलविस है और फॉरेन करेंसी ब्लैक मार्केट में फरोख्त करता है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने कहा है कि कार्रवाई स्टेट बैंक सर्कल की जानिब से की गई। मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त साजिद हुसैन के नाम से हुई है। पोलियो वायरस के हवाले से आपको अपडेट करें और बताएं कि पोलियो के मर्ज से निमटने के लिए सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मंसूबों पर अमल दरामद किया गया है। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए सऊदी अरब की जानिब से कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के लिए 39.11 मिलियन डॉलर्स के 15 मंसूबों पर अमल दरामद किया गया। फलस्तीन, अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया, इराक में सऊदी अरब के इंसदाद पोलियो मंसूबों पर अमल दरामद किया गया। पाकिस्तान, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, अवामी जमहूरिया कॉन्गो, गिनी में भी सऊदी अरब के इंसदाद पोलियो मंसूबों पर अमल दरामद हुआ है। सऊदी मीडिया के मुताबिक 11.3 मिलियन डॉलर्स के मंसूबे शाह सलमान मरकज इमदाद व इंसानी खदमात के जरिए चलाए गए हैं। कुछ बात करेंगे मौसम के अहवाल के हवाले से। शहर कायद में गर्म व खुश्क मौसम बरकरार है। जुम्मे को पारा 39.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। गर्मी की मौजूदा लहर इतवार तक जारी रह सकती है। देही सिंध के शहीद बेनज़ीराबाद में मामूल से 4 डिग्री इजाफे से पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। जुम्मे को समुद्री हवाओं की बंदिश, बलोचिस्तान के शिमाल मगरबी गर्म और रेगिस्तानी हवाओं के असरात और तेज़ धूप के सबब गर्म और खुश्क दिन रिकॉर्ड हुआ। दोपहर के वक्त लू के दरमियान शिद्दत के थपेड़े चले। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 22% रहा। नमी का तनासुब कम होने के सबब गैर मामूली सूरत हाल पैदा नहीं होनी और असल दर्जा हरारत जितनी गर्मी महसूस की गई। देही सिंध के शहीद बेनज़ीराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब रुख करें आलमी मंजरनामे का। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों का आगाज कर दिया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 7 धमाके सुने गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान की जानिब से किए जाने वाले मिसाइल हमलों के बाद अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी दारुल हुकूमत के मगरिब में 7 धमाके सुने गए, जबकि तेहरान के खुमैनी एयरपोर्ट पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई। शामी मीडिया का कहना है कि दमश्क और होम्स में भी कई धमाके सुने गए, जबकि शामी फिजाइया मिसाइलों को नाकाम बनाने में मसरूफ अमल है। इसके अलावा इराकी शहरों दयाला और सलाहुद्दीन में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। सयूनी फौजी हुकाम के मुताबिक तेहरान हुकूमत की तरफ से इजराइल पर हमलों के जवाब में ईरान के कई इलाकों में फौजी मकामात को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कई इमारतों में आग लग गई, जिनमें से एक इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया। इजराइल के वजीर दिफा ने इस हफ्ते का कहा था कि दुश्मनों को इजराइल को नुकसान पहुंचाने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान में धमाके फिजाई दिफाई निजाम की सरगर्मियों के बाइस हैं। मेहराबाद और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट्स पर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, जबकि ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी फारिस का कहना था कि इजराइल ने तेहरान के मगरिब और जुनूब मगरिब में कई फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। उधर सऊदी अरब ने इसराइल की जानिब से ईरान की फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ये इसकी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इजहार करते हुए कहा है कि इसराइल के ईरान पर हमले इलाकाई सालमियत के संगीन खिलाफ वर्जी और कायम करदा बैनुल अक़वामी असूलों और क़वानीन से मुतसादिम है। सऊदी अरब ने खित्ते में जारी फौजी तनाज़ात के नताइज से खबरदार करते हुए फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और आलमी बरादरी और बाअसर और फ़ाल फ़रीक़ैन से मुतालबा किया कि वो खित्ते में कशीदगी को कम करने और तनाज़ात के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार और ज़िम्मेदारियाँ अदा करें।